हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में देखेंगे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। इससे पहले लेक्चर में हम देख चुके हैं स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस। एज वी हैव डिस्कस्ड कि स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस को हमने दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया है, एस्टिमेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। सो एस्टिमेशन हम देख चुके हैं, यहाँ पर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस देखेंगे। So in our day-to-day life, we see different advertisement on TV and newspaper, like a particular brand's refrigerator saves X% of electricity bill. कोई मोटर बाइक है किसी ब्रांड की तो वो इतना हमें माइलेज देती है, या फिर मोस्ट ऑफ द डेंटिस्ट रिकमेंड अ पर्टिकुलर ब्रांड्स टूथपेस्ट टू सेव द टीथ अगेंस्ट कैविटी. So the question is, can such types of claims be verified statistically? अगर हम किसी शॉप पर जाते हैं और हमें इस तरीके से आपको ये assumptions या फिर स्टेटमेंट दिए जाते हैं, तो इनको हम कैसे वेरीफाई करें? Is it possible to verify them? So fortunately, in many cases, the answer is yes. And the technique of testing such type of statements or assumption is known as testing of hypothesis. तो आई थिंक मोटा मोटा आपको ये समझ में आया होगा इन एग्जाम्पल्स के थ्रू. सो स्टैटिस्टिक्स में हाइपोथेसिस इज अ स्टेटमेंट और अ क्लेम और एन अजम्पशन, जो अभी अभी जस्ट एग्जांपल के थ्रू बताया, अबाउट द वैल्यू ऑफ अ पॉपुलेशन पैरामीटर. और वो पैरामीटर्स हैं मीन, मीडियन, वेरिएंस, प्रोपोर्शन एंड आगे और भी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो भी हैं. सो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस. आपको ये समझ में आ गया होगा क्योंकि इन्फेरेंस मीन्स गैसेस. ठीक है, हम प्रिडिक्शन गैस करके प्रिडिक्शन ले रहे हैं, कंक्लूजन पे आ रहे हैं, तो वो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा. तो इन्फेरेंस में टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड इन ऑर्डर टू फॉर्मुलेट सच अ टेस्ट, जो हम ये एजम्पशंस ऐसा बनाने के लिए हम किसी थ्योरी को आगे लेकर आते हैं. एंड इसलिए बिकॉज इट इज बिलीव टू बी ट्रू, कि ऐसा बिलीव है कि ये हमने बोला कि इतना परसेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको सेव करके देगा रेफ्रिजरेटर, तो इट इज बिलीव टू बी ट्रू क्योंकि हमने ऐसा गेसेस किए हैं और जो भी कैलकुलेशन है वो की हैं. और अगर ऐसा नहीं है सो इट इज टू बी यूज्ड एज अ बेसिस फॉर आर्गुमेंट बट हैज नॉट बीन प्रूव्ड, कि ऑफिशियली ऐसा नहीं हुआ है, प्रूफ नहीं है, बट हम कह सकते हैं कि ये सच है. So in each problem considered, the question of interest is simplified into the null hypothesis, जिसे हम H नॉट से डिनोट करते हैं, and the alternative hypothesis, जिसे हम H1 से डिनोट करते हैं. आई होप यहाँ तक इस स्लाइड में मैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का मोटा मोटा मतलब आपको समझा पाई हूँ. तो इसके बाद आपको H नॉट और H1 याद रखना है. ठीक है, नल हाइपोथेसिस क्या है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है. So the final conclusion once the test has been carried out is always given in terms of the null hypothesis. तो जो भी हम inference कर लेते हैं गैसेस के बेसिस पे हमने जो भी prediction किया है, ठीक है, और उसके बाद हम जो भी आपको आगे देखेंगे तो वो हम नल हाइपोथेसिस की फॉर्म में आपको बताएंगे. सो मेन क्या है, मेन जो भी आपको कंक्लूजन मिलेगा वो मिलेगा, फर्स्ट है या तो रिजेक्ट H नॉट, मतलब रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस इन फेवर ऑफ H1. ठीक है, या तो हमें नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है कि मीन्स जो भी हमने कंक्लूजन निकाला है वो सही नहीं है, हम H1 को के फेवर में जाएंगे या उसको एक्सेप्ट करेंगे. ठीक है, दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है, डू नॉट रिजेक्ट H नॉट, की नल हाइपोथेसिस को H नॉट को हमें रिजेक्ट नहीं करना है, मतलब जो भी हमने कंक्लूजन निकाला है, अजम्पशन किया है वो सही है. ठीक है, एंड तीसरा क्या है, वी नेवर कंक्लूड रिजेक्ट H1 और इवन एक्सेप्ट H1. हम H1 को कभी भी रिजेक्ट नहीं करेंगे या फिर एक्सेप्ट नहीं करेंगे. अगर ऐसा कभी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखते भी हैं तो इमीडिएटली आपका ये ऑप्शन तो वहीं डिस्कार्ड हो जाएगा, ऐसा कभी होगा ही नहीं. इधर वी रिजेक्ट H नॉट और एक्सेप्ट H नॉट. ठीक है, H1 को हम कभी रिजेक्ट और एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखना है. अभी क्या है, इफ वी कंक्लूड डू नॉट रिजेक्ट H नॉट, तो इसका मतलब क्या है, दिस डज नॉट नेसेसरली मीन द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, कि हमने अगर H नॉट को रिजेक्ट नहीं किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि नल हाइपोथेसिस सही ही सही है. ये हमें सजेस्ट कर रहा है, बता रहा है कि हमारे पास H नॉट को डिस्कार्ड करने के या रिजेक्ट करने के इनफ एविडेंसेस नहीं है कि हम H नॉट को रिजेक्ट करें और H1 को एक्सेप्ट करें. अभी क्या है, रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस. अब ये तो था डू नॉट रिजेक्ट H नॉट वाला केस. अभी दूसरा क्या है, अगर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मीन दैट द हाइपोथेसिस इज डिसअप्रूव्ड, कि रिजेक्शन मीन्स हमने उसको बस डिस्कार्ड कर दिया, हटा दिया कि भाई ये तो बिल्कुल गलत है. इसका मतलब ये है, इट सिंपली मीन्स
दैट द सैंपल वैल्यू डज नॉट सपोर्ट द हाइपोथेसिस, कि जो भी हमने अजम्पशन लिया है, टेस्ट किया है, उसकी जो सैंपल वैल्यूज हैं वो उस नल हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं कर पा रही हैं। एंड ऑल्सो एक्सेप्टेंस डज नॉट मीन दैट द हाइपोथेसिस इज प्रूव्ड, ठीक है, इट मीन सिंपली इट इज बीइंग सपोर्टेड। तो कंप्लीटली कुछ भी ट्रू और फॉल्स या सक्सेस और फेलियर जैसा टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में नहीं होता। इट इज ओनली अबाउट रिजेक्टिंग और एक्सेप्टिंग। रिजेक्टिंग इट मीन्स हमारे पास पूरा कोई सपोर्ट नहीं है, एंड एक्सेप्टिंग कि हमें वैल्यू, जो वैल्यू सैंपल वैल्यूज है उनका सपोर्ट मिल रहा है, मतलब वो सपोर्ट कर रही हैं आपकी टेस्ट को, ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका हाइपोथेसिस विच कॉम्प्लीमेंट्स द नल हाइपोथेसिस, ठीक है, उसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को मैंने बताया था H1 से डिनोट करते हैं, ठीक है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, वी नेवर एक्सेप्ट और रिजेक्ट H1, ऐसा कभी अब कहीं आप लिखा हुआ देखते हैं तो इट मीन्स वो कंप्लीटली गलत है, ठीक है। सो द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हैज टू टाइप्स, टू साइडेड tailed alternative hypothesis or one sided tailed alternative hypothesis. So if the alternative hypothesis gives the alternate of null hypothesis in both directions, so both direction मतलब अगर यहाँ पे जीरो है, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मीन्स लेस देन और ग्रेटर देन है, तो इसको बोलते हैं हम टू साइडेड, ठीक है। ओरिजिन के लेफ्ट साइड भी है और राइट साइड भी आपको वो दे रहा है, ठीक है, अल्टरनेट दे रहा है, तो वो हो जाएगा टू साइडेड। और अगर सिर्फ एक ही साइड है, इधर लेस देन और ग्रेटर देन, तो वो हो जाएगा वन साइडेड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। So for example, if our alternative hypothesis H1 जो वैल्यू दी है थीटा इज नॉट इक्वल टू 60, तो ये हमेशा ध्यान रखना है, ये हमेशा इक्वल नॉट इक्वल साइन ही आएगा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में, कभी भी इक्वल साइन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इक्वल आया तो फिर वो नल हो जाएगा, और ये इधर लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा, इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा? टू साइडेड। क्यों होगा टू साइडेड? क्योंकि इट कैन बी ग्रेटर देन 60 और इट कैन बी लेस देन 60, ठीक है। तो ये इसको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में बहुत आ जाता है। छोटी सी चीज है लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो इट कैन बी ग्रेटर देन 60 और इट कैन बी लेस देन 60, इसलिए ये क्या है? टू साइडेड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सिमिलरली इफ H1 अगर इस तरीके से आपको डिनोशन दिया है थीटा इज ग्रेटर देन 60, तो ये अगर आपसे पूछें तो ये क्या है? सबसे पहली बात तो राइट साइडेड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। राइट साइडेड क्यों? क्योंकि जो आपका जो ये ग्राफ होता है इस तरीके से, यहाँ पे जो ये ग्राफ है, सपोज करो ये कोई भी ग्राफ है, यहाँ पे ओरिजिन है, ठीक है, तो यहाँ साइड हम जाएंगे तो जीरो प्लस ग्रेटर देन वाली वैल्यू के लिए जाएंगे, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज के लिए, लेस देन वैल्यूज के लिए। तो ग्रेटर देन 60 मतलब पॉजिटिव साइड है, यानी राइट हैंड साइड की तरफ हम जा रहे हैं, तो इसलिए राइट साइडेड है, ठीक है। एंड थीटा इज ग्रेटर देन 60, ठीक है, तो ये राइट साइडेड हुआ। अगर लेस देन 60 है मतलब इस साइड है, तो वो हो जाएगा लेफ्ट साइडेड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं यहाँ पर। नेक्स्ट कम टू द एरर्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ठीक है, फास्ट नहीं होगा आई होप। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का मतलब क्या है वो हमने समझा। उसके बाद इसको बेसिकली दो हम नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आते हैं, ठीक है। नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट और एक्सेप्ट करने का क्या मतलब है, ठीक है। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, उसमें हमने क्या देखा? टू साइडेड और वन साइडेड। सिंपल सा है, बहुत सिंपल है। ये चैप्टर एक्चुअली डिफिकल्ट थोड़ा बच्चों को लगता है, बट अगर हम कॉन्सेप्ट वाइज जैसे समझेंगे तो ये सबसे ज्यादा सिंपल होगा, ठीक है। अब आ गए हम किस पर? एरर्स इन द हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो इन टेस्टिंग एनी हाइपोथेसिस वी गेट ओनली टू रिजल्ट्स, ठीक है, इधर एक्सेप्ट और रिजेक्ट, ठीक है। वी डू नॉट नो वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, एंड फोर पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी। तो क्या आएंगी? पहली क्या आएगी कि जो भी हमने हाइपोथेसिस किया है वो ट्रू है, ठीक है, बट टेस्ट रिजेक्टेड, कि है तो ट्रू बट टेस्ट ने रिजेक्ट कर दिया है, तो हमें एक्सेप्ट करना था बट वो रिजेक्ट हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे हम? टाइप 1 एरर। सेकेंड क्या है? द हाइपोथेसिस फॉल्स बट टेस्ट एक्सेप्टेड। हाइपोथेसिस गलत था लेकिन गलती से हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो वो क्या हो जाएगा? टाइप 2 एरर। तीसरा ऑप्शन क्या है कि हाइपोथेसिस ट्रू है और टेस्ट ने भी एक्सेप्ट किया, मतलब डिसीजन हमारा करेक्ट है। और चौथा क्या पॉसिबिलिटी है कि टेस्ट हाइपोथेसिस फॉल्स है और टेस्ट ने भी रिजेक्ट किया है, तो मींस हमारा करेक्ट डिसीजन है। तो ये जो दो ऑप्शन है 3 और 4, ये तो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बताया कि पॉसिबिलिटी क्या क्या है। बाकी एरर क्या है? टाइप 1 और टाइप 2 एरर। अगर हम रिजेक्ट कर देते हैं ट्रू होने के बाद भी तो टाइप 1 एरर, और अगर फॉल्स होने के बाद एक्सेप्ट करते हैं तो टाइप 2 एरर, ठीक है।
So the error of rejecting the true null hypothesis is called type 1 error. True null hypothesis means, मैं फिर से बता देती हूँ कि हमारा hypothesis true था, सही था, null ठीक है, लेकिन फिर भी हमने उसे क्या कर दिया, reject कर दिया, तो मतलब error आ गई, type 1 error आ गई. The probability of type 1 error को हम अल्फा से भी denote करते हैं. ठीक है, मीन्स अगर आप सिंपल वे में समझना चाहो तो जैसे टाइप 1 टाइप 2 में कंफ्यूजन हो जाता है, तो ये आप समझ सकते हो कि हम सही थे, हमारी कोई गलती नहीं थी. ठीक है, मीन्स ट्रू नल हाइपोथेसिस, पर फिर भी हमें रिजेक्ट किया गया. ओके, तो वो इस तरीके से आप समझ सकते हो. एंड द एरर ऑफ एक्सेप्टिंग द फॉल्स नल हाइपोथेसिस कॉल्ड द टाइप 2 एरर. मतलब सामने वाला गलत था पर फिर भी उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो वो क्या हो जाएगी, टाइप 2 एरर. ठीक है, और इसे हम डिनोट करते हैं बीटा से. एंड टाइप 2 एरर इज फ्रीक्वेंटली ड्यू टू सैंपल साइजेस बीइंग टू स्मॉल. अगर सैंपल साइज बहुत छोटा होता है तो टाइप 2 एरर होती है, और टाइप 1 एरर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कंपेयर टू टाइप 2 एरर. ठीक है, इतना. Next है decisions made regarding H naught means reject H naught, do not reject H naught means accept H naught. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आई थिंक शायद एक ही बात रिपीट कर रही हूँ, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट. ये समझ में आया आपको, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. सो इफ वी रिजेक्ट H naught इट मीन्स इट इज wrong. ठीक है, and if we do not reject H naught it doesn't mean it is correct, we just don't have enough evidences to reject it. ठीक है, तो अगर हम रिजेक्ट कर ही रहे हैं तो मतलब वो गलत ही है, इसलिए हम रिजेक्ट कर रहे हैं. लेकिन अगर रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी तरीके से सही है, बिकॉज मैंने बताया ना यहाँ पे पूरा कंप्लीटली ट्रू फॉल्स है, सक्सेस फेलियर नहीं है. यहाँ पे सपोर्टिव वे में हम आपको आंसर बताता है ये. ठीक है, तो वो कंप्लीटली करेक्ट नहीं हो सकता, बट हमारे पास इसको रिजेक्ट करने का एविडेंस नहीं है, इसलिए हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. तो ये क्या होता है, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर इज नोन एज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ अ टेस्ट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द साइज ऑफ द टेस्ट और द साइज ऑफ अ क्रिटिकल रीजन. अल्फा से हम इसे डिनोट करते हैं, और जनरली 1%, 5% के फॉर्म में, जनरली लेवल फॉर्म में हम इसको देखते हैं. और 1% को हम 0.01 लिख सकते हैं, 5% को 0.05 लिख सकते हैं. एंड इसका मतलब क्या है, 5% मीन्स लेवल ऑफ मीन्स द 5 आउट ऑफ केसेस लाइकली टू रिजेक्ट अ ट्रू नल हाइपोथेसिस. ठीक है, कि 5% ऐसे केस होंगे 100 में से जो ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे. ठीक है, या फिर दूसरे सेंस में हम कैसे समझ सकते हैं कि 1% मीन्स 0.01 मीन्स द रिसर्चर इज टेकिंग अ 1% रिस्क ऑफ बीइंग रॉन्ग एंड 99% रिस्क ऑफ बीइंग राइट. ठीक है, इसका मतलब ये है. तो 1% मीन्स कि 1% चांसेस हैं कि भाई हम गलत प्रूव हो सकते हैं, 99% केसेस में राइट ही होगा. तो ये इसका मतलब है. नेक्स्ट है द एरिया ऑफ प्रोबेबिलिटी कर्व करस्पॉन्डिंग टू अल्फा इज ऑल्सो कॉल्ड अ क्रिटिकल रीजन. ये वर्ड कीवर्ड भी बहुत आता है. ठीक है, तो एरिया अंडर नॉर्मल कर्व एट विच अ ट्रू नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड इज कॉल्ड अ एरिया ऑफ रिजेक्शन, या फिर हम क्रिटिकल रीजन भी बोलते हैं. एंड जो बाकी जो बचा हुआ एरिया होता है वो होता है एक्सेप्टेंस रीजन. जैसे ये है यहाँ पे इस साइड, और अगर इस साइड मैंने दिखाया नहीं क्योंकि ये वन साइडेड है. अगर 2 साइडेड होता तो यहाँ पे ये लाइन यहाँ पे भी होती, तो यहाँ वाला एरिया भी रिजेक्शन रीजन होता. बीच वाला ये एरिया हमारा क्या है, एक्सेप्टेंस रीजन. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द फॉल्स नल हाइपोथेसिस इज कॉल्ड अ पावर ऑफ द टेस्ट. ठीक है, हमने फॉल्स था नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया है, उसको हम पावर ऑफ टेस्ट बोलते हैं, एंड उसको हम 1 माइनस बीटा से डिनोट करते हैं. फॉर्मूला इज इक्वली इंपॉर्टेंट. पावर ऑफ टेस्ट जो ये कीवर्ड है दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. So next है hypothesis testing strategies. So different test statistics is used for testing of hypothesis based on the size of the sample. ठीक है, for large sample generally जो test statistics Z है, Z score is used, and for small sample T statistics, test statistics T is used. And there are many situations in which it is impossible to make any rigid assumption about the distribution of the population. हम कोई assumption नहीं बना पाते from which जिनसे हमने sample लिया है. So this limitation lead to search for the नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट. सो जेड और जो टी है वो पैरामेट्रिक टेस्ट में आते हैं, और आई स्क्वायर्ड है वो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में आता है. सो ये कुछ हैं जो आपके सिलेबस में है, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट और एफ टेस्ट. ये हमने नोट्स में और डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं, और ज़्यादातर इनसे फॉर्मूला एक
पूछा जाता है। एंड व्हेन द सैंपल इज लार्ज, जो n इज ग्रेटर देन 30 होता है एंड सिग्मा इज नोन, मींस वेरिएंस इज नोन, देन वी गो फॉर द गेट टेस्ट। अगर सिग्मा इज नॉट नोन एंड द सैंपल साइज इज लेस देन 30, देन वी गो फॉर द टी। एफ में हम एनोवा जो है वो नेक्स्ट चैप्टर है आपका, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, तो वहाँ हम एफ टेस्ट के लिए जाते हैं। एंड काई स्क्वायर इज नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। So this is all about lecture 20, testing of hypothesis. In next lecture, we will see ANOVA. Thank you.